नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। तो आज हम जिस स्रोत सामग्री की पड़ताल कर रहे हैं वो है ओशो की किताब ध्यान सूत्र का एक सारांश। ये किताब असल में जैसे बताया गया है, महाबलेश्वर में एक ध्यान शिविर हुआ था। उसके दौरान दिए गए 9 प्रवचनों का संग्रह है। इसमें ओशो की बातचीत है, कुछ प्रयोगात्मक ध्यान विधियां हैं और जो लोग शामिल थे शिविर में उनके साथ सवाल जवाब भी हैं। हमारा आज का मकसद है इस सारांश के जरिए ध्यान और ये जो व्यक्तिगत रूपांतरण की बात है उस पर ओशो के जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा गहराई से समझें। और ये साफ है कि ये सिर्फ मन को शांत करने की कोई तकनीक नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी यात्रा है, साधारण जागरूकता से शुरू होकर समाधि जैसी गहरी अवस्थाओं तक। तो चलिए इस किताब के विचारों की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले तो किताब अस्तित्व की अलग अलग परतों की बात करती है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक के नीचे एक, वैसे ही हमारा अस्तित्व है। शरीर, फिर उसके भीतर विचार, फिर भावनाएं। किताब हमें एक तरह से न्योता देती है कि हम इन सतही पहचानों से, कि मैं बस ये शरीर हूं या अपने विचार हूं या भावनाएं हूं, इनसे परे जाएं और कुछ मौलिक तक पहुंचें, अपने असली स्वरूप तक। मतलब खुद को सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर के केंद्र से जाने। हाँ, और ये परतों वाला नजरिया जो है, ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये ध्यान को सिर्फ कोई अंदरूनी गतिविधि या कह लें दुनिया से भागने का तरीका नहीं मानता, बल्कि ये तो इसे शरीर, मन और भावनाएं, इन तीनों में एक संतुलन, एक समग्र स्वास्थ्य लाने का साधन बताता है। और ये दृष्टिकोण रूपांतरण के लिए इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ध्यान का असर सिर्फ मन की शांति तक सीमित नहीं है। वो जीवन के हर पहलू पर पड़ सकता है, हमारे पूरे होने पर। एक तरह से ये जीवन जीने का एक एकीकृत तरीका बन जाता है। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दें, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ें। अच्छा, एक और बात जो मुझे बहुत रोचक लगी, वो है ऊर्जाओं के रूपांतरण का विचार। किताब उन ऊर्जाओं की बात करती है जिन्हें समाज अक्सर निम्न मानता है या दबाने लायक, जैसे यौन ऊर्जा। पर यहाँ सुझाव दमन का नहीं है या निंदा का नहीं है, बल्कि कहा गया है कि इन शक्तिशाली ऊर्जाओं को रचनात्मक दिशा दें या उन्हें ऊपर उठाएं। ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग लगता है ना? हाँ, ये निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी विचार है और कई पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। यहाँ मूल सोच ये है कि ऊर्जा तो बस ऊर्जा है, ना अच्छी है ना बुरी। उसको दबाने से वो बिगड़ सकती है, विकृत हो सकती है या फिर गलत तरीकों से बाहर आ सकती है। लेकिन अगर उसे समझा जाए और सही दिशा दी जाए तो वही ऊर्जा आपकी रचनात्मकता, आपकी कला या यहाँ तक कि आध्यात्मिक जागृति का स्रोत बन सकती है। ये बिल्कुल ऊर्जा के संरक्षण और रूपांतरण का सिद्धांत है, जिसे अपनी आंतरिक दुनिया पर लागू किया गया है। ये एक तरह से, जैसे आपने कहा, आंतरिक कीमियागरी है, किसी साधारण धातु को सोने में बदलना। आंतरिक कीमियागरी, हाँ ये बढ़िया शब्द है इसके लिए। और इसी तरह किताब क्रोध और अहंकार जैसी भावनाओं को भी समझने पर जोर देती है। ये नहीं कहती कि बस इनसे छुटकारा पा लो, नहीं, बल्कि पूछती है क्रोध असल में है क्या, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी शक्ति क्या है, अहंकार कैसे काम करता है, हम कैसे अनजाने में ही उसके शिकार बन जाते हैं, और कैसे उसे दबाने या उससे लड़ने के बजाय समझकर बदला जा सकता है। ऐसा लगता है कि यहाँ भावनात्मक जागरूकता और रूपांतरण पर बहुत जोर है। बिल्कुल। और अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये व्यक्तिगत विकास के लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड नजरिया दिखाता है। आजकल बहुत सारे सेल्फ हेल्प की बातें होती हैं जो सिर्फ सकारात्मक सोचने या अच्छी भावनाओं पर ही ध्यान देने को कहती हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है उन चीज़ों को भी समझने और बदलने की जिन्हें हम अक्सर नकारात्मक मान लेते हैं, जैसे गुस्सा, डर, अहंकार। ये अपने किसी हिस्से को काटकर फेंकने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने की प्रक्रिया है, अपनी अच्छाइयों और अपनी तथाकथित बुराइयों सबके साथ। क्योंकि सच्ची समझ और बदलाव तभी आता है जब हम खुद को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में देखते हैं। ये अच्छा बनने की कोशिश से ज्यादा संपूर्ण होने की यात्रा है। ये बात बहुत मायने रखती है, संपूर्ण होने की यात्रा, टुकड़ों में नहीं। अच्छा,
अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के स्वरूप पर। सारांश में एक बात ये उभर कर आती है कि ओशो ध्यान से समाधि तक के इस रास्ते को किसी रहस्यमयी कल्पना या सिर्फ आस्था का विषय नहीं मानते, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह बताते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसे एक व्यवस्थित, एक चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग करके देख सकता है। जैसे विज्ञान में होता है ना जी। आप एक परिकल्पना बनाते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, देखते हैं क्या हुआ और निष्कर्ष निकालते हैं। वैसे ही यहाँ भी है। इसमें चरण हैं, अभ्यास की विधियां हैं, जिन्हें प्रयोग कहा जा सकता है। व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया को देखता है, ध्यान की तकनीकों का अभ्यास करता है और फिर देखता है कि उसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। ये किसी बाहरी शक्ति पर विश्वास करने के बजाय अपने अनुभव पर आधारित है। और आपने समाधि की बात की थी, तो इस प्रक्रिया के संदर्भ में समाधि को अंतिम लक्ष्य या एक बहुत गहरी अवस्था के रूप में देखा जाता है। समाधि मतलब वो स्थिति जहां मन की सारी हलचल एकदम शांत हो जाती है, जहां जानने वाला, जानी जाने वाली चीज और जानने की प्रक्रिया या कहें ध्याता, ध्येय और ध्यान सब एक हो जाते हैं, जहां वो द्वैत का भाव कि मैं अलग हूं और दुनिया अलग है वो मिट जाता है और व्यक्ति अपने मूल अस्तित्व के साथ या कह लें ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक लय में आ जाता है। ये वो परम शांति और एक होने की अवस्था है जिसे इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए अनुभव करने की बात ही किताब करती है। तो मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि इसमें ध्यान के असली प्रयोग और अभ्यास शामिल हैं। ये सिद्धांत से ज़्यादा सीधे अनुभव पर जोर देता है। याद है स्कूल में केमिस्ट्री लैब में हम प्रयोग करते थे। सिर्फ किताब पढ़ने से वो केमिकल रिएक्शन समझ नहीं आता था, जब तक उसे खुद करके ना देख लें। कुछ वैसा ही यहाँ भी लगता है मुझे। ये ज्ञान को किताबी नहीं बल्कि व्यावहारिक और अनुभवजन्य बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और यही बात इसे आज के वैज्ञानिक और तार्किक युग में भी इतना प्रासंगिक बनाती है। ये उन लोगों को भी अपनी बात कह पाती है जो शायद थोड़े संशयवादी हों या जो आध्यात्मिकता को कोई पुरानी अप्रासंगिक चीज मानते हों। ये कहता है कि आपको किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास करने की जरूरत नहीं कि किसी ने कह दिया। आप खुद प्रयोग करें, खुद अनुभव करें और देखें कि क्या होता है। ये आध्यात्मिकता को एक व्यक्तिगत खोज और एक आंतरिक विज्ञान का रूप देता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है ना, कि क्या आध्यात्मिक यात्रा केवल आस्था और विश्वास का ही मामला है, या इसे व्यक्तिगत प्रयोग और अनुभव के स्तर पर भी जिया जा सकता है? क्या इसे उसी तरह परखा और अनुभव किया जा सकता है जैसे हम बाहरी दुनिया के विज्ञान को करते हैं? ये किताब इसी दूसरे रास्ते की तरफ इशारा करती लगती है। हाँ, ये पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति के अपने हाथों में सौंप देती है। गुरु या किताब रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना और अनुभव करना व्यक्ति को खुद ही होता है। ये जिम्मेदारी भी है और स्वतंत्रता भी। अब अगर हम किताब की संरचना और प्रवाह की बात करें, जैसा कि सारांश में बताया गया है, तो ये काफी तार्किक सा लगता है। शुरुआत होती है ये समझाने से कि ध्यान असल में है क्या और क्या नहीं है। फिर शरीर, विचार, भावनाओं जैसी जो परतें हैं, उनसे कैसे डिटैच होना है, मतलब उनसे अपनी पहचान कैसे हटानी है। इसके बाद उन बाधाओं से निपटने की बात आती है जो ध्यान में अक्सर सामने आती हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, मन का भटकना, इच्छाएं। फिर ऊर्जाओं के रूपांतरण पर चर्चा होती है, जैसे हमने वो यौन ऊर्जा या भावनात्मक ऊर्जा की बात की, कि उन्हें दबाने के बजाय रचनात्मक दिशा कैसे दें। और फिर धीरे धीरे अंदर जाने में मदद करने के लिए कुछ ध्यान विधियों या प्रयोगों पर मार्गदर्शन दिया जाता है। वो व्यवहारिक उपकरण हैं। और अंत में ये इशारा किया जाता है कि जब व्यक्ति इन सब पड़ावों से गुजरता है तो समाधि और उससे भी गहरी अवस्थाओं तक पहुंचने पर क्या अनुभव हो सकता है। ये एक क्रमिक यात्रा की तरह है, सतह से शुरू होकर धीरे धीरे अस्तित्व के गहरे केंद्र की ओर बढ़ना। और ओशो की शैली के बारे में भी जिक्र है। सारांश में बताया गया है कि उनकी शैली अक्सर उत्तेजक या कहें कि प्रोवोकेटिव होती है। वो आध्यात्मिकता, धर्म, नैतिकता, अहंकार, पवित्रता, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारी आम धारणाएं बनी हुई हैं, उनको चुनौती देते हैं। ऐसा क्यों? क्या इसका उद्देश्य सिर्फ चौंकाना है? शायद सिर्फ चौंकाना नहीं, बल्कि जगाना ज्यादा सही शब्द होगा। अक्सर हम अपनी बनी बनाई धारणाओं, अपने विश्वासों और सामाजिक कंडीशनिंग में इतने आराम से बैठ जाते हैं कि हम सोचना या सवाल करना ही बंद कर देते हैं। ऐसी उत्तेजक शैली जो पारंपरिक विचारों पर सवाल उठाती है या ऐसी भाषा का प्रयोग करती है जो हमें थोड़ा असहज कर दे, वो हमें हमारी इस वैचारिक नींद से जगाने का काम कर सकती है।
इसका उद्देश्य पाठक या अभ्यासी को उसके आरामदायक सोच के दायरे से बाहर धकेलना हो सकता है, ताकि वो अपने विश्वासों और अपने जीवन को एक नई, एक ताज़ी दृष्टि से देख सके। ये जागरूकता लाने का एक तरीका हो सकता है, भले ही वो थोड़ा झटका देकर क्यों ना हो। तो ये एक तरह से कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश है, ताकि असली समझ पैदा हो सके। ठीक है, तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, तो ध्यान सूत्र के इस सारांश से क्या मुख्य संदेश निकलता है? निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से जो मुख्य संदेश है वो ये है कि ध्यान सिर्फ मन को कुछ देर के लिए शांत करने या तनाव कम करने की कोई तकनीक भर नहीं है, जैसा कि आजकल ज्यादातर समझा जाता है। बल्कि जैसा इस किताब में प्रस्तुत किया गया है, ये एक गहरी, एक वैज्ञानिक और बहुत ही व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य हमारे पूरे अस्तित्व को, हमारा शरीर, मन, भावनाएं, ऊर्जाएं, इन सबको रूपांतरित करना है। ये सतही आध्यात्मिकता से आगे जाने का एक निमंत्रण है। हाँ, ये हमारी धारणा और हमारे जीवन जीने के तरीके में एक मौलिक बदलाव लाने का एक उपकरण है। ये सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं कहता, बल्कि खुद प्रयोग करके अपने अनुभव से जानने के लिए प्रेरित करता है। ये आत्मावलोकन और आंतरिक प्रयोग पर आधारित व्यक्तिगत रूपांतरण का एक पूरा ढांचा देता है। शांति शायद इसका एक शुरुआती पड़ाव हो, मंजिल नहीं। मंजिल तो शायद स्वयं का संपूर्ण रूपांतरण है। बिल्कुल, ये शांति पाने की तकनीक से कहीं बढ़कर है। ये होने का एक नया तरीका खोजने की यात्रा है। और अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि अगर ध्यान सिर्फ मन शांत करना नहीं है, बल्कि जैसा कि हमने चर्चा की, अस्तित्व की हर परत को समझने और बदलने का एक वैज्ञानिक, एक अनुभवात्मक प्रयोग है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसके प्रयोग की संभावनाएं क्या हो सकती हैं? क्या हम इस आंतरिक प्रयोग की भावना को अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी रचनात्मकता में या जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीकों में भी लागू कर सकते हैं? उन पहलुओं में भी जिन्हें हम पारंपरिक रूप से आध्यात्मिक नहीं मानते। क्या जागरूकता और प्रयोग का ये दृष्टिकोण जीवन के हर क्षेत्र को और समृद्ध कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।